एडमंड का समय इस बीच बेहद निराशाजनक बीत रहा था। जब ड्वार्फ स्लेज तैयार करने गया तो एडमंड को उम्मीद थी कि विच पिछली मुलाकात की तरह अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी, लेकिन उसने उससे बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आखिरकार एडमंड ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया आपकी मैजेस्टी, क्या मुझे थोड़ी टर्किश डिलाइट मिल सकती है? आपने कहा था, विच ने जवाब दिया। चुप रहो मूर्ख। फिर वो जैसे खुद से ही कुछ सोचते हुए बोली, फिर भी रास्ते में इस लड़के का बेहोश हो जाना ठीक नहीं होगा। उसने दोबारा ताली बजाई। एक और ड्वार्फ सामने आ गया। इस इंसान के लिए खाना और पानी लाओ, विच ने आदेश दिया। ड्वार्फ चला गया और कुछ देर बाद वापस लौटा। उसके हाथ में एक लोहे का कटोरा था जिसमें थोड़ा सा पानी था और एक लोहे की प्लेट थी जिस पर सूखी रोटी का एक टुकड़ा रखा था। उसने उन्हें एडमंड के पास फर्श पर रखते हुए घिनौने अंदाज में मुस्कुराकर कहा, छोटे प्रिंस के लिए टर्किश डिलाइट। हाँ हाँ हाँ, इसे वापस ले जाओ। एडमंड ने नाराज होकर कहा, मुझे सूखी रोटी नहीं चाहिए। लेकिन विच अचानक उसकी ओर ऐसे भयानक चेहरे के साथ मुड़ी कि एडमंड ने तुरंत माफी मांग ली और रोटी को थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। रोटी इतनी बासी थी कि उसे निगलना भी मुश्किल हो रहा था। जब तुम्हें दोबारा रोटी का स्वाद मिलेगा तब शायद तुम इसी के लिए तरसोगे, विच ने कहा। एडमंड अभी पहली रोटी चबा ही रहा था कि पहला ड्वार्फ वापस आया और उसने बताया कि स्लेज तैयार है। व्हाइट विच उठी और बाहर चली गई। उसने एडमंड को भी अपने साथ चलने का आदेश दिया। जब वे आंगन में पहुंचे तब फिर से बर्फ गिर रही थी, लेकिन विच ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और एडमंड को अपने पास स्लेज पर बैठा लिया। लेकिन उनके रवाना होने से पहले उसने मॉग्रिम को बुलाया। मॉग्रिम एक विशाल कुत्ते की तरह दौड़ता हुआ स्लेज के पास आ पहुंचा। अपने सबसे तेज वुल्व्स में से एक को साथ लेकर तुरंत बीवर्स के घर जाओ, विच ने कहा। वहां जो भी मिले उसे मार डालो। अगर वे पहले ही वहां से जा चुके हो तो स्टोन टेबल की ओर जितनी तेजी से हो सके जाओ, लेकिन किसी को दिखाई मत देना। वहां छिपकर मेरा इंतजार करना। मुझे पश्चिम की ओर कई मील जाना होगा, तभी मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहां से मैं नदी पार कर सकूं। तुम इन इंसानों को स्टोन टेबल तक पहुंचने से पहले पकड़ सकते हो। अगर वे तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। मैं सुनता हूं और आपकी आज्ञा मानता हूं। ओ क्वीन, वुल्फ ने गुर्राते हुए कहा, और तुरंत वो बर्फ और अंधेरे में इतनी तेजी से दौड़ पड़ा जैसे कोई घोड़ा पूरी गति से दौड़ रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसने एक और वुल्फ को बुला लिया और दोनों डैम पर पहुंचकर बीवर्स के घर को सूंघने लगे। लेकिन जाहिर है उन्हें घर खाली मिला। अगर रात का मौसम साफ रहता तो बीवर्स और बच्चों के लिए यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब वुल्व्स उनके पैरों के निशानों और गंध का पीछा कर सकते थे। 10 में से 9 संभावना थी कि वे बच्चों और बीवर्स को केव तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेते। लेकिन अब फिर से बर्फ गिरने लगी थी, इसलिए गंध मिट चुकी थी और उनके पैरों के निशान भी बर्फ से ढक गए थे। इस बीच ड्वार्फ ने रेंडियर को तेजी से दौड़ाया और विच तथा एडमंड आर्चवे के नीचे से निकलकर अंधेरे और ठंड में आगे बढ़ते चले गए। ये यात्रा एडमंड के लिए बेहद भयानक थी, क्योंकि उसके पास कोई कोट नहीं था। 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसके शरीर का आगे का पूरा हिस्सा बर्फ से ढक गया। उसने बर्फ हटाने की कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही वो उसे झाड़ता उतनी ही जल्दी नई बर्फ उसके ऊपर जमा हो जाती और वो पहले से ही बहुत थका हुआ था। जल्द ही वो पूरी तरह भीग गया और वो कितना दुखी था। अब उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि विच उसे किंग बनाने वाली है। अपने मन को समझाने के लिए उसने जो भी बातें कही थी कि विच वास्तव में अच्छी और दयालु है और उसका पक्ष ही सही है, अब उसे सारी बातें मूर्खतापूर्ण लग रही थी। इस समय वो बाकी सभी से मिलना चाहता था, यहां तक कि पीटर से भी। अब खुद को सांत्वना देने का उसके पास केवल एक ही तरीका था। वो खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि यह पूरी घटना सिर्फ एक सपना है और किसी भी क्षण उसकी आंख खुल सकती है। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घंटे दर घंटे, सचमुच ये सब उसे एक सपने जैसा ही लगने लगा। ये यात्रा इतनी लंबी चली कि अगर मैं इसके बारे में पन्नों पर पन्ने भी लिखूं तब भी इसे पूरी तरह बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन अब मैं उस समय पर आता हूं जब बर्फ गिरना बंद हो चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। वे दिन के उजाले में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे लगातार आगे बढ़ते रहे। चारों ओर केवल बर्फ की लगातार सरसराहट और रेनडियर के हार्नेस की चरमराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार विच ने कहा, यह क्या है? रुको। स्लेज रुक गया। एडमंड को उम्मीद हुई कि शायद विच अब नाश्ते के बारे में कुछ कहेगी,
लेकिन उसने किसी और वजह से स्लेज रोका था। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे एक खुशहाल समूह बैठा हुआ था। वहां एक स्क्विरल और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठे थे। उनके साथ 2 सैटियर्स, एक ड्वार्फ और एक बूढ़ा फॉक्स भी था। सभी छोटे छोटे स्टूल पर एक मेज के चारों ओर बैठे थे। एडमंड ठीक से नहीं देख पा रहा था कि वे क्या खा रहे थे, लेकिन खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी। मेज पर हॉली की सजावट भी थी और एडमंड को लगा कि वहां प्लम पुडिंग भी रखा हुआ है। जिस समय स्लेज रुका, फॉक्स, जो स्पष्ट रूप से वहां सबसे बुजुर्ग था, अभी अभी खड़ा हुआ था। उसके दाएं पंजे में एक गिलास था, जैसे वो कुछ कहने वाला हो। लेकिन जैसे ही पूरे समूह ने स्लेज को रुकते हुए देखा और उसमें बैठी विच को पहचाना, उनके चेहरों से सारी खुशी गायब हो गई। स्क्विरल पिता ने खाना बंद कर दिया। उसका कांटा आधे रास्ते में ही उसके मुंह के सामने रुक गया। एक सैटियर का कांटा तो उसके मुंह के अंदर ही रुका रह गया और छोटे स्क्विरल्स डर के मारे चीखने लगे। इसका क्या मतलब है? विच क्वीन ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बोलो कीड़ो, उसने फिर कहा। या क्या तुम चाहते हो कि मेरा ड्वार्फ अपनी कोड़े से तुम्हारे लिए जीभ ढूंढे? ये इतना सारा खाना, ये बर्बादी, ये स्वार्थी ऐशो आराम क्या है? तुम्हें ये सारी चीजें कहां से मिली? कृपया आपकी मैजेस्टी, फॉक्स ने कहा, हमें ये चीजें दी गई थी। और अगर मुझे आपकी मैजेस्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाम उठाने की अनुमति हो तो तुम्हें ये किसने दी? विच ने पूछा। एफ फादर क्रिसमस, फॉक्स हकलाते हुए बोला। क्या? विच गरजते हुए बोली। वो स्लेज से कूदकर नीचे उतरी और डरे हुए जानवरों की ओर कुछ कदम बढ़ी। वो यहां नहीं आया था। वो यहां आ ही नहीं सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो अचानक रुक गई। लेकिन नहीं, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे थे और अभी भी तुम्हें माफ किया जा सकता है। उसी समय छोटे स्क्विरल्स में से एक अपना डर पूरी तरह खो बैठा। वो आया था। वो चीखते हुए बोला और अपनी छोटी सी चम्मच को मेज पर पटकने लगा। एडमंड ने देखा कि विच ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि उसके सफेद गाल पर खून की एक बूंद दिखाई देने लगी। फिर उसने अपनी वैंड उठा ली। ओह नहीं, मत करो, कृपया मत करो, एडमंड चिल्लाया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विच ने अपनी वैंड घुमा दी और अगले ही पल जहां वो खुशहाल समूह बैठा हुआ था, वहां अब केवल पत्थर की मूर्तियां थी। वे सभी पत्थर के बने हुए थे और पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे थे। एक मूर्ति के हाथ में पत्थर का कांटा हमेशा के लिए उसके पत्थर के मुंह के ठीक सामने रुका हुआ था। मेज पर पत्थर की प्लेटें रखी थी और उनके बीच एक पत्थर का प्लम पुडिंग रखा था। और जहां तक तुम्हारी बात है, विच ने कहा। स्लेज पर दोबारा बैठते हुए उसने एडमंड के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इससे तुम्हें सबक मिल जाना चाहिए कि जासूसों और गद्दारों के लिए किसी से एहसान मांगना कैसी गलती है। चलो। और इस कहानी में पहली बार एडमंड को अपने अलावा किसी और के लिए दुख महसूस हुआ। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि वे छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियां वहां चुपचाप बैठी रहेंगी, दिन के उजाले में भी और अंधेरी रातों में भी, साल दर साल, जब तक कि उनके ऊपर काई न उगाए और अंत में उनके चेहरे भी टूटकर मिट्टी में न मिल जाए। अब वे फिर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जल्द ही एडमंड ने देखा कि जब स्लेज बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तो उनके ऊपर पड़ने वाली बर्फ पिछली पूरी रात की तुलना में कहीं ज्यादा गीली थी। उसी समय उसे महसूस हुआ कि अब उसे पहले जितनी ठंड नहीं लग रही थी। चारों ओर धुंध भी छाने लगी थी। हर मिनट धुंध और घनी होती जा रही थी और मौसम गर्म होता जा रहा था। स्लेज भी अब पहले की तरह आसानी से नहीं चल रहा था। शुरुआत में एडमंड ने सोचा कि शायद रेनडियर थक गए हैं, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि असली वजह कुछ और थी। स्लेज बार बार झटके खा रहा था, फिसल रहा था और इस तरह उछल रहा था जैसे वो पत्थरों से टकरा रहा हो। ड्वार्फ बेचारे रेनडियर को चाहे जितना कोड़ा मारता, स्लेज धीरे धीरे और धीमा होता जाता। चारों ओर एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन स्लेज के चलने, झटके खाने और ड्वार्फ के रेनडियर पर चिल्लाने की आवाज के कारण एडमंड समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज किस चीज की थी। अचानक स्लेज इतनी बुरी तरह फंस गया कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सका। उस पल कुछ क्षणों के लिए चारों ओर बिल्कुल शांति छा गई और उस शांति में एडमंड आखिरकार दूसरी आवाज को ठीक से सुन सका। वो एक अजीब, मधुर, सरसराती और कलकल करती हुई आवाज थी। फिर भी वो आवाज इतनी अनजान नहीं थी, क्योंकि उसने उसे पहले भी सुना था, बस उसे याद नहीं आ रहा था कि कहा। फिर अचानक उसे याद आ गया, वो बहते हुए पानी की आवाज थी। उनके चारों ओर
भले ही दिखाई नहीं दे रहे थे, हर तरफ छोटी छोटी धाराएं बह रही थी, कलकल करती हुई, बुदबुदाती हुई, बुलबुले बनाती हुई, छींटे उड़ाती हुई और दूर कहीं गरजती हुई। जब एडमंड को एहसास हुआ कि पाला खत्म हो चुका है, तो उसके दिल में अचानक खुशी की एक बड़ी लहर उठी। हालांकि उसे खुद ठीक से समझ नहीं आया कि क्यों। और उनके बिल्कुल पास पेड़ों की शाखाओं से लगातार टपटप पानी गिर रहा था। फिर एडमंड ने एक पेड़ की ओर देखा। उसने देखा कि उसके ऊपर जमा बर्फ का एक बड़ा हिस्सा फिसलकर नीचे गिर गया। और तब नार्निया में प्रवेश करने के बाद पहली बार एडमंड ने एक एफआईआर ट्री का गहरा हरा रंग देखा। लेकिन उसके पास इसे देखने या सुनने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि विच ने कहा, मूर्ख की तरह देखते मत रहो, बाहर निकलो और मदद करो। और जाहिर है एडमंड को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। वो स्लेज से नीचे उतरा। अब बर्फ लगभग कीचड़ जैसी हो चुकी थी। एडमंड ने ड्वार्फ के साथ मिलकर स्लेज को उस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करना शुरू किया, जिसमें वो फंस गया था। आखिरकार वे स्लेज को बाहर निकालने में सफल हो गए। ड्वार्फ ने रेनडियर के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करके किसी तरह स्लेज को दोबारा चलाना शुरू कर दिया और वे कुछ दूर तक आगे बढ़े। अब बर्फ सचमुच तेजी से पिघल रही थी और हर दिशा में हरी घास के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे थे। अगर आपने एडमंड की तरह बहुत लंबे समय तक चारों ओर केवल बर्फ की दुनिया देखी हो, तो ही आप समझ पाएंगे कि उन हरे हरे टुकड़ों को देखकर उसे कितनी राहत मिली होगी। उस अंतहीन सफेद दुनिया के बाद वे छोटे छोटे हरे हिस्से भी उसे बेहद सुंदर लग रहे थे। फिर स्लेज दोबारा रुक गया। अब कोई फायदा नहीं, आपकी मैजेस्टी, ड्वार्फ ने कहा। इस पिघलती बर्फ में स्लेज नहीं चल सकता, तो हमें पैदल चलना होगा, विच ने कहा। हम उन्हें पैदल कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ड्वार्फ ने गुर्राते हुए कहा। उन्हें हमसे बहुत अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है। तुम मेरे सलाहकार हो या मेरे गुलाम, विच ने कहा। जो कहा गया है वही करो। इस इंसान के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दो और रस्सी का दूसरा सिरा अपने पास रखो। अपना कोड़ा भी साथ लो और रेनडियर की हार्नेस काट दो। वे अपना रास्ता खुद घर ढूंढेंगे। ड्वार्फ ने आदेश का पालन किया। कुछ ही मिनटों बाद एडमंड को अपने हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए तेजी से चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो कीचड़, गीली घास और पिघली बर्फ में बार बार फिसल रहा था। हर बार जब वो फिसलता, ड्वार्फ उसे गाली देता और कभी कभी कोड़े से भी मारता। विच ड्वार्फ के पीछे चल रही थी और लगातार चिल्ला रही थी, तेज और तेज। हर पल हरे हिस्से बड़े होते जा रहे थे और बर्फ के हिस्से छोटे। हर पल ज्यादा से ज्यादा पेड़ अपनी बर्फ की चादरें झाड़ रहे थे। जल्द ही जहां भी तुम देखते, वहां सफेद आकृतियों के बजाय एफआईआर के गहरे हरे पेड़ दिखाई देते, या फिर ओक, बीच और एल्म के काले, कांटेदार और बिना पत्तों वाले पेड़ दिखाई देते। फिर धुंध का रंग सफेद से सुनहरा हो गया और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। सुंदर सुनहरी धूप की किरणें जंगल की जमीन पर गिरने लगी। ऊपर पेड़ों की चोटियों के बीच से नीला आसमान दिखाई दे रहा था। जल्द ही और भी अद्भुत चीजें होने लगी। एक मोड़ से निकलकर जब वे सिल्वर बर्च के पेड़ों से घिरी एक खुली जगह में पहुंचे, तो एडमंड ने देखा कि चारों तरफ जमीन छोटे छोटे पीले फूलों से ढकी हुई थी। वे सेलेंडाइन्स थे। पानी की आवाज अब और तेज हो गई थी। कुछ ही देर बाद वे सचमुच एक बहती हुई धारा को पार करने लगे। उसके दूसरी ओर उन्हें स्नोड्रॉप्स उगते हुए दिखाई दिए। जब ड्वार्फ ने देखा कि एडमंड ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया है, तो उसने कहा, अपने काम से काम रखो। और उसने रस्सी को बेरमी से झटका। लेकिन इससे एडमंड फूलों को देखने से नहीं रुक सका। केवल 5 मिनट बाद उसने एक पुराने पेड़ के नीचे लगभग दर्जन भर क्रोकस के फूल देखे। वे सुनहरे, बैंगनी और सफेद रंग के थे। फिर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो पानी की आवाज से भी ज्यादा मधुर थी। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे, उसके ठीक पास एक पक्षी अचानक पेड़ की शाखा पर चहचहाया। थोड़ी दूर बैठे दूसरे पक्षी ने उसकी आवाज का जवाब दिया। फिर ऐसा लगा जैसे वह किसी संकेत का इंतजार कर रहा था। हर दिशा से चहचहाने और कलरव की आवाजें आने लगी। फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल पक्षियों के गीतों से भर गया। 5 मिनट के भीतर पूरा जंगल पक्षियों के संगीत से गूंजने लगा। एडमंड जहां भी देखता, उसे पक्षी दिखाई देते। कोई शाखाओं पर आकर बैठ रहे थे, कोई आसमान में उड़ रहे थे, कोई एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, कोई आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां कर रहे थे और कोई अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहे थे। तेज और तेज, विच ने कहा। अब धुंध का नामो निशान नहीं था। आसमान लगातार और नीला होता जा रहा था।
कभी कभी उसके ऊपर सफेद बादल तेजी से गुजर जाते। खुले मैदानों में प्रिमरोजेस खिले हुए थे। एक हल्की हवा चलने लगी। वो हिलती हुई शाखाओं से पानी की बूंदें उड़ाकर यात्रियों के चेहरों तक ले आती और अपने साथ ठंडी, सुगंधित और मन को आनंद देने वाली खुशबू भी लाती। पेड़ पूरी तरह जीवित होते जा रहे थे। लार्च और बर्च के पेड़ हरे पत्तों से ढक गए थे। लैबनम पर सुनहरे फूल खिल गए थे। जल्द ही बीच के पेड़ों पर भी नाजुक और पारदर्शी पत्तियां निकल आई। जब यात्री उनके नीचे से गुजरते तो सूरज की रोशनी भी हरी दिखाई देने लगती। तभी एक बी उनके रास्ते के ऊपर से भिन भिनाती हुई निकल गई। ड्वार्फ अचानक रुक गया। उसने हैरानी से कहा, यह सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये तो स्प्रिंग है। अब हम क्या करें? आपकी पूरी विंटर खत्म हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। यह सब असलान का किया हुआ है, विच ने उसकी ओर घूरते हुए कहा। अगर तुम दोनों में से किसी ने दोबारा उस नाम का जिक्र किया तो उसे उसी क्षण मार दिया जाएगा। जब ड्वार्फ और वाइट विच ये बातें कर रहे थे, उससे कई मील दूर बीवर्स और बच्चे लगातार घंटों तक चलते जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बेहद सुंदर सपने के भीतर चल रहे हों। बहुत पहले ही उन्होंने अपने कोट्स पीछे छोड़ दिए थे। अब तो उन्होंने एक दूसरे से ये कहना भी बंद कर दिया था, देखो किंगफिशर, या अरे ब्लूबेल्स, या वो कितनी प्यारी खुशबू है, या उस थ्रश की आवाज सुनो। वे चुपचाप चलते जा रहे थे और अपने चारों ओर की सुंदरता को अपने भीतर उतार रहे थे। कभी वे गर्म धूप से भरे हिस्सों से गुजरते, फिर ठंडी और हरी झाड़ियों के बीच पहुंच जाते। उसके बाद वे फिर से खुले, काई से ढके मैदानों में निकल आते, जहां लंबे एल्म पेड़ बहुत ऊपर तक अपनी पत्तियों की छत बनाए हुए थे। फिर वे घने फ्लावरिंग करंट के झुरमुटों के बीच से गुजरते और हॉथॉर्न की झाड़ियों के पास से निकलते, जहां की मीठी खुशबू लगभग इतनी तेज थी कि सांसों में भर जाती थी। जब उन्होंने विंटर को गायब होते और पूरे जंगल को कुछ ही घंटों में जनवरी से मई में बदलते देखा था, तो उन्हें भी एडमंड की तरह ही बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्हें यह भी निश्चित रूप से नहीं पता था, जैसा कि विच को पता था, कि असलान के नार्निया में आने पर ऐसा ही होगा। लेकिन वे सभी जानते थे कि अंतहीन विंटर विच के जादू का परिणाम था। इसलिए जब जादुई स्प्रिंग शुरू हुई तो वे समझ गए कि विच की योजनाओं में कुछ बहुत गलत हुआ है, और बहुत बुरी तरह गलत हुआ है। कुछ समय तक थॉ जारी रहने के बाद उन सभी को समझ आ गया कि अब विच अपनी स्लेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसके बाद उन्होंने उतनी जल्दी चलना बंद कर दिया और रास्ते में ज्यादा बार और ज्यादा देर तक आराम करने लगे। अब तक वे काफी थक चुके थे, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं कि मैं उसे बेहद थकान कहूं। वे बस धीरे धीरे चल रहे थे और उनके भीतर एक शांत स्वप्न जैसा एहसास था, ठीक वैसा ही जैसा किसी लंबे दिन खुले आसमान के नीचे बिताने के बाद दिन खत्म होने पर महसूस होता है। सूजन की एक एड़ी पर हल्का सा छाला पड़ गया था। कुछ समय पहले ही वे बड़ी नदी का रास्ता छोड़ चुके थे, क्योंकि स्टोन टेबल तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा दाईं ओर, यानी थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ा था। और अगर यही उनका रास्ता होता, तब भी थो शुरू होने के बाद वे नदी की घाटी में नहीं रह सकते थे। पिघलती हुई बर्फ के कारण नदी जल्द ही बाढ़ में बदल गई थी। वो एक अद्भुत, गरजती, गूंजती और पीले रंग की तेज बाढ़ थी। अगर वे वहीं से चलते रहते तो उनका रास्ता पानी के नीचे डूब जाता। अब सूरज नीचे जाने लगा था। रोशनी और लाल होती जा रही थी। परछाइयां लंबी होने लगी थी और फूल भी अपनी पंखुड़ियां बंद करने की तैयारी करने लगे थे। अब ज्यादा दूर नहीं, मिस्टर, बीवर ने कहा। फिर उन्होंने उन्हें ऊपर की ओर ले जाना शुरू किया। वे बहुत गहरी और नरम स्प्रिंग मॉस से होकर पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। उनके थके हुए पैरों के नीचे वो मॉस बहुत मुलायम और आरामदायक महसूस हो रही थी। उस जगह पर केवल लंबे पेड़ उगते थे और वे एक दूसरे से काफी दूर दूर थे। लंबे दिन के अंत में ये चढ़ाई सभी के लिए मुश्किल थी। सब हांफने लगे और जोर जोर से सांस लेने लगे। और ठीक जब लूसी सोच रही थी कि क्या वो बिना एक और लंबे आराम के पहाड़ी की चोटी तक पहुंच पाएगी, अचानक वे सबसे ऊपर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो अद्भुत था। वे एक खुले हरे मैदान में खड़े थे। वहां से नीचे देखने पर जंगल हर दिशा में जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। सिर्फ सामने की दिशा में जंगल नहीं था, वहां बहुत दूर ईस्ट की ओर कुछ चमकता हुआ और हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। बाय गम, पीटर ने सूजन के कान में फुसफुसाकर कहा। समुद्र। इस खुले पहाड़ी मैदान के बिल्कुल बीच में स्टोन टेबल था। वो धूसर पत्थर की एक विशाल और गंभीर दिखने वाली चट्टान थी जो 4 खड़े पत्थरों पर टिकी हुई थी।
वो बहुत पुरानी दिखाई देती थी। उसकी पूरी सतह पर अजीब रेखाएं और आकृतियां खुदी हुई थी, जो शायद किसी अनजान भाषा के अक्षर थे। जब कोई उन्हें देखता तो उसके भीतर एक अजीब सा एहसास पैदा होता। इसके बाद उन्होंने खुले मैदान के एक तरफ खड़ा एक पवेलियन देखा। वो बेहद शानदार पवेलियन था, और अब तो वो डूबते सूरज की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था। उसकी दीवारें पीले सिल्क जैसी दिखाई दे रही थी। उसकी रस्सियां क्रिम्सन रंग की थी और टेंट पेग्स आइवरी के बने हुए थे। उसके ऊपर एक ऊंचे डंडे पर एक बैनर लहरा रहा था। उस बैनर पर एक लाल उठे हुए पंजों वाला लायन बना हुआ था। दूर समुद्र की ओर से आने वाली हवा में वो बैनर लहरा रहा था। जब वे उसे देख रहे थे तभी उन्हें अपनी दाईं ओर से संगीत की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस दिशा में मुड़कर देखा, और तब उन्होंने वही देखा जिसे देखने के लिए वे यहां आए थे। असलान कई प्राणियों के बीच खड़ा था। सभी प्राणी उसके चारों ओर अर्धचंद्राकार घेरे में खड़े थे। वहां ट्री विमेन और वेल विमेन भी थी, जिन्हें हमारी दुनिया में कभी ड्रायड्स और नायाड्स कहा जाता था। उनके हाथों में स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे। संगीत वही बजा रही थी। वहां 4 विशाल सेंटोर्स भी थे। उनका घोड़े वाला हिस्सा बहुत बड़े इंग्लिश फार्म हॉर्सेस जैसा था, और उनका इंसानी हिस्सा गंभीर लेकिन सुंदर जायंट्स जैसा दिखाई देता था। वहां एक यूनिकॉर्न भी था। एक ऐसा बुल था जिसका सिर इंसान का था। एक पेलिकन था, एक ईगल था, और एक विशाल डॉग भी था। असलान के बिल्कुल पास 2 लियोपार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक असलान का क्राउन उठाए हुए था और दूसरा उसका स्टैंडर्ड। लेकिन जहां तक असलान की बात थी, बीवर्स और बच्चों को उसे देखकर समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए। जो लोग नार्निया में नहीं गए हैं, वे कभी कभी सोचते हैं कि कोई चीज एक ही समय में अच्छी और डरावनी नहीं हो सकती। अगर बच्चों ने भी कभी ऐसा सोचा था, तो अब उनका वो भ्रम पूरी तरह दूर हो चुका था। जब उन्होंने असलान के चेहरे की ओर देखने की कोशिश की, तो उन्हें केवल उसकी सुनहरी अयाल की एक झलक और उसकी बड़ी, राजसी, गंभीर और प्रभावशाली आंखें ही दिखाई दी। फिर वे उसकी ओर देख ही नहीं पाए। उनका पूरा शरीर डर और सम्मान से कांपने लगा। आगे बढ़ो, मिस्टर, बीवर ने फुसफुसाया। नहीं, पीटर ने फुसफुसाकर कहा। आप पहले। नहीं, पहले सन्स ऑफ एडम, फिर एनिमल्स, मिस्टर, बीवर ने जवाब दिया। सूजन, पीटर ने फुसफुसाकर कहा, तुम क्या कहते हो? लेडीज फर्स्ट। नहीं, तुम सबसे बड़े हो, सूजन ने फुसफुसाकर जवाब दिया। और जितनी देर वे एक दूसरे को आगे जाने के लिए कहते रहे, उतना ही उन्हें अजीब और असहज महसूस होने लगा। आखिरकार पीटर समझ गया कि अब उसे ही आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, उसे सैल्यूट की मुद्रा में उठाया और जल्दी से बाकी लोगों से कहा, चलो, खुद को संभालो। फिर वो लाइन की ओर बढ़ा और बोला, हम आ गए हैं, असलान। स्वागत है, पीटर, सन ऑफ एडम, असलान ने कहा। स्वागत है, सूजन और लूसी, डॉटर्स ऑफ ईव। स्वागत है, ही बीवर और शी बीवर। उसकी आवाज गहरी और समृद्ध थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि उनका सारा डर और बेचैनी दूर हो गई। अब वे शांत और खुश महसूस कर रहे थे। उन्हें चुपचाप खड़े रहने में भी कोई अजीबपन महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन चौथा कहाँ है? असलान ने पूछा। उसने इन्हें धोखा देने की कोशिश की है और व्हाइट विच का साथ दे दिया है। ओ असलान, मिस्टर, बीवर ने कहा। तभी पीटर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसमें कुछ गलती मेरी भी थी, असलान। मैं उससे नाराज था, और मुझे लगता है कि मेरी नाराजगी ने उसे गलत रास्ते पर जाने में मदद की। असलान ने पीटर को न तो सही ठहराया और न ही उसे दोष दिया। वो बस अपनी बड़ी, गंभीर और अडिग आंखों से पीटर को देखता रहा, और उन सभी को लगा कि इस समय कहने के लिए और कुछ था ही नहीं। कृपया, असलान, लूसी ने कहा, क्या एडमंड को बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है? जो कुछ भी संभव होगा वो किया जाएगा, असलान ने कहा। लेकिन यह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। इसके बाद वो कुछ देर तक फिर चुप रहा। उस पल तक लूसी सोच रही थी कि असलान का चेहरा कितना राजसी, शक्तिशाली और शांत दिखाई देता है। लेकिन अब अचानक उसके मन में आया कि असलान थोड़ा उदास भी लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से वो उदासी पूरी तरह गायब हो गई। लायन ने अपनी अयाल झटकी और अपने विशाल पंजों को आपस में थपथपाया। कितने भयानक पंजे हैं, लूसी ने मन ही मन सोचा। अगर उसे उन्हें मखमल जैसा मुलायम बनाना नहीं आता होता तो। फिर असलान ने कहा, इस बीच दावत तैयार की जाए। लेडीज,
इन डॉटर्स ऑफ ईव को पवेलियन में ले जाओ और उनकी देखभाल करो। जब लड़कियां वहां से चली गई तो असलान ने अपना पंजा, और भले ही वो मखमल जैसा मुलायम था, फिर भी बहुत भारी था, पीटर के कंधे पर रखा और कहा, आओ सन ऑफ एडम, मैं तुम्हें दूर स्थित उस कैसल की एक झलक दिखाता हूं जहां तुम्हें किंग बनना है। पीटर अपनी स्वॉर्ड अभी भी हाथ में लिए हुए लायन के साथ पहाड़ी की पूर्वी सीमा की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उनकी आंखों के सामने एक बेहद सुंदर दृश्य था। सूरज उनके पीछे डूब रहा था। इसका मतलब था कि उनके नीचे फैला पूरा देश शाम की सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। जंगल, पहाड़ियां, घाटियां और दूर तक चांदी के सांप की तरह बल खाती हुई विशाल नदी का निचला हिस्सा। इन सबके पार कई मील दूर समुद्र था, और समुद्र के उस पार आसमान था जिसमें बादल सूर्यास्त की रोशनी के कारण गुलाबी रंग में बदल रहे थे। लेकिन जहां नार्निया की धरती समुद्र से मिलती थी, वास्तव में जहां विशाल नदी समुद्र में मिलती थी, वहां एक छोटी सी पहाड़ी पर कुछ चमक रहा था। वो इसलिए चमक रहा था क्योंकि वह एक कैसल था, और उसकी उन सभी खिड़कियों से सूर्य की रोशनी वापस चमक रही थी जो पीटर और डूबते सूरज की ओर थी। लेकिन पीटर को वो समुद्र के किनारे रखा हुआ किसी विशाल तारे जैसा दिखाई दे रहा था। वो, ओ मैन, असलान ने कहा, 4 थ्रोन्स वाला केर परवेल है। उन 4 सिंहासनों में से एक पर तुम्हें किंग के रूप में बैठना होगा। मैं तुम्हें यह इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, और बाकी सभी पर तुम हाई किंग के रूप में शासन करोगे। एक बार फिर पीटर कुछ नहीं बोला। उसी क्षण अचानक एक अजीब आवाज ने चारों ओर की शांति को तोड़ दिया। वो आवाज ब्यूगल जैसी थी, लेकिन उससे कहीं अधिक मधुर और शक्तिशाली। ये तुम्हारी बहन का हॉर्न है, असलान ने पीटर से धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग लायन की हल्की गुर्राहट जैसी लग रही थी। अगर किसी लायन के गुर्राने को इस तरह कहना गलत न हो। एक पल के लिए पीटर उसकी बात समझ नहीं पाया। फिर उसने देखा कि बाकी सभी प्राणी आगे बढ़ने लगे हैं। असलान ने अपने पंजे से इशारा करते हुए कहा, पीछे रहो, प्रिंस को अपनी बहादुरी साबित करने दो। अब पीटर समझ गया। वो पूरी ताकत से पवेलियन की ओर दौड़ पड़ा, और वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। नायड्स और ड्रायड्स हर दिशा में भाग रही थी। लूसी अपने छोटे छोटे पैरों से जितनी तेज दौड़ सकती थी, उतनी तेजी से पीटर की ओर दौड़ रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। फिर पीटर ने देखा कि सूजन एक पेड़ की ओर दौड़ी और खुद को उसके ऊपर खींच लिया। उसके पीछे एक विशाल धूसर जानवर था। पहले पीटर को लगा कि वो बेयर है, फिर उसे लगा कि वो एल्सेशन जैसा दिखता है, हालांकि वो किसी डॉग के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर पीटर को समझ आया, वो एक वुल्फ था। वो वुल्फ अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, और उसके अगले पंजे पेड़ के तने पर टिके हुए थे। वो अपने दांत निकालकर गुर्रा रहा था, और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही सूजन की ओर झपट रहा था। उसकी पीठ के सारे बाल खड़े हो चुके थे। सूजन पेड़ की दूसरी बड़ी शाखा से ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाई थी। उसका एक पैर नीचे लटक रहा था, और उसका पंजा वुल्फ के काटने वाले दांतों से केवल 1-2 इंच ऊपर था। पीटर को समझ नहीं आया कि वो और ऊपर क्यों नहीं चढ़ रही थी, या कम से कम पेड़ को ज्यादा मजबूती से क्यों नहीं पकड़ रही थी। फिर उसे समझ आया, सूजन बेहोश होने वाली थी, और अगर वो बेहोश हो जाती तो पेड़ से नीचे गिर जाती। पीटर को खुद बिल्कुल भी बहादुर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि सच तो यह था कि उसे लग रहा था जैसे वो बीमार होकर उल्टी कर देगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे वही करना था जो उस समय जरूरी था। वो सीधे उस राक्षसी वुल्फ की ओर दौड़ा और अपनी स्वॉर्ड से उसकी बगल पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार वुल्फ तक पहुंच ही नहीं पाया। बिजली की गति से वुल्फ घूम गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, और उसका मुंह एक भयानक गुर्राहट में पूरी तरह खुला हुआ था। अगर वो इतना गुस्से में न होता कि उसे पहले जोर से गुर्राना जरूरी लगता, तो वो उसी क्षण पीटर का गला पकड़ लेता। लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पीटर के पास सोचने का समय ही नहीं था। उसने बस झुकने का समय पाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड को उस जानवर के अगले दोनों पैरों के बीच से उसके दिल में घूम दिया। इसके बाद एक भयानक और उलझा हुआ पल आया, बिल्कुल किसी नाइटमेयर जैसा। पीटर खींच रहा था और जोर लगा रहा था। वुल्फ ऐसा लग रहा था जैसे वो न पूरी तरह जीवित हो और न पूरी तरह मृत। उसके खुले हुए दांत पीटर के माथे से टकरा रहे थे। हर तरफ खून, गर्मी और वुल्फ के बाल थे। कुछ ही क्षण बाद पीटर को पता चला कि वो राक्षसी वुल्फ मर चुका है। उसने अपनी स्वॉर्ड उसके शरीर से बाहर खींच ली।
फिर वो सीधा खड़ा हुआ और अपने चेहरे तथा आंखों से पसीना पोंछने लगा। उसका पूरा शरीर थक चुका था। कुछ देर बाद सूजन पेड़ से नीचे उतरी। जब पीटर और सूजन एक दूसरे के पास पहुंचे तो दोनों काफी कांप रहे थे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों तरफ गले मिलने और रोने जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नार्निया में इसके लिए कोई भी तुम्हें कम बहादुर नहीं समझता। अचानक असलान की आवाज गूंजी, जल्दी जल्दी, सेंटोस, ईगल्स, मुझे झाड़ियों में एक और वुल्फ दिखाई दे रहा है, वहां तुम्हारे पीछे। वो अभी अभी वहां से भागा है, उसका पीछा करो तुम सब। वो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाएगा। अब तुम्हारे पास विच को खोजने और चौथे सन ऑफ एडम को बचाने का मौका है। और तुरंत ही घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट और पंखों की फड़फड़ाहट के साथ लगभग 1 दर्जन सबसे तेज प्राणी घिरते हुए अंधेरे में गायब हो गए। पीटर, जो अभी भी तेज तेज सांस ले रहा था, मुड़ा। असलान उसके बिल्कुल पास खड़ा था। तुम अपनी स्वॉर्ड साफ करना भूल गए, असलान ने कहा। यह सच था। पीटर ने चमकती हुई स्वॉर्ड की ओर देखा और शर्म से लाल हो गया। उसकी पूरी स्वॉर्ड वुल्फ के बालों और खून से सनी हुई थी। वो नीचे झुका और घास पर अपनी स्वॉर्ड को अच्छी तरह साफ किया। फिर उसने उसे अपने कोट से पूरी तरह सुखाया। इसे मुझे 2 और घुटनों के बल बैठो, सन ऑफ एडम, असलान ने कहा। पीटर ने वैसा ही किया। तब असलान ने स्वॉर्ड की सपाट धार से उसे स्पर्श किया और कहा, उठो सर पीटर वुल्फ्सबेन, और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी स्वॉर्ड को साफ करना कभी मत भूलना।